हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैस्केडिंग लाइफ। तो आज से मैं फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। बाकी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, उनके भी लेक्चर्स मैं साइमल्टेनियसली लेता रहूँगा। पर आज से मैं फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर भी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं टोटल 4 से 5 वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में बनाना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं डिफरेंट वीडियोज़ में डिफरेंट आर्टिकल्स लेके आऊँगा। अराउंड मतलब 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी हमारी एक, पर वही 5-6 वीडियो बन जाएंगे इसको पूरा कवर करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले बात करें कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 से 35 तक, ये डील करता है फंडामेंटल राइट से। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये मैग्ना कार्टा जो है ब्रिटिश ओरिजिन का वर्ड है। इसका मतलब होता है कुछ भी जो इंपॉर्टेंट राइट्स अगर गवर्नमेंट देती है सिटीजन को, तो उसे मैग्ना कार्टा कह देते हैं हम। ठीक है, तो पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यू में क्या बता जाए कभी, तो ध्यान रखना इस चीज़ को भी। और अगर हम बात करें हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है, तो आपने मतलब नॉर्मली पढ़ा होगा, स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, पर जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो अब 6 कैसे हो गए? जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तब जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 के अंदर, उसे वहाँ से डिलीट कर दिया गया था। और अब वो है लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो ये भी ध्यान रखना कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब वो लीगल राइट है आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया था? बेसिकली जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी लॉस बनाए। पर बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लोग हर बात पे कोर्ट चले जाते थे। तो इसलिए इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में डाल दिया गया, ताकि जो लैंड रिफॉर्म्स के मेजर्स है वो इजीली लिए जा सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे बात करें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमें किसके अगेंस्ट मिले हैं। मेनली जो जितने भी राइट्स हैं वो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं, कि स्टेट हमें हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं रोक सकती है, हमें स्टेट हमें कहीं घूमने से फ्रीडम मूवमेंट से नहीं रोक सकती है, हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। सारी मोस्टली चीज़ें जो है स्टेट के अगेंस्ट है, कि स्टेट पे कुछ लिमिटेशन है, कि स्टेट आर्बिट्रेरियस पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकती। तो ये जानना ज़रूरी है कि स्टेट है क्या बेसिकली। तो ये आर्टिकल 10 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। अगर आपने लक्ष्मीकांत बुक वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें लिस्ट दे रखी है कि पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हमें बस कॉमन है, इतना लिस्ट नहीं पढ़ना, हमें कॉमन सेंस लगाना कि स्टेट क्या हो सकता है। जो भी सरकारी है वो स्टेट है। ठीक है, अब वो पार्लियामेंट भी उसमें इंक्लूड है, स्टेट लेजिस्लेचर भी इंक्लूड है, जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़, वो भी इंक्लूड है। उसके अलावा जो स्टैचुरी बॉडीज है, जैसे पुलिस होगी, सीबीआई है, एनएचआरसी, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो स्टेट के अंदर आती है। इसके अलावा जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे ओएनजीसी आपका है, बैंक्स वगैरह हो गए, एलआईसी होगी, जितने भी ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो भी स्टेट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाना है, जो भी सरकारी है वो स्टेट है। ठीक है, ज़्यादा नहीं रटना है, इसमें कुछ ध्यान नहीं देना। और ये आता है आर्टिकल 12 के अंदर। अब बात करते हैं जुडिशल रिव्यू की। अब जुडिशल रिव्यू क्या है? आपने अक्सर सुना होगा कि जब पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है, जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो लोग इसको कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट है। तो कोर्ट इस चीज़ को रिव्यू करता है कि हाँ भाई, जो गवर्नमेंट ने लॉ पास किया वो फंडामेंटल राइट को क्या अगेंस्ट तो नहीं है। तो इस पावर को कहते हैं हम जुडिशल रिव्यू। ये जुडिशल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। जो सुप्रीम कोर्ट है इस पावर को एक्सरसाइज करती है आर्टिकल 32 के अंदर में, और जो हाई कोर्ट है वो एक्सरसाइज करती है इस पावर को 226 के अंदर में। तो आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 32 और 226 है, तो आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 में ये मैंशनड है कि जुडिशल रिव्यू का जो पावर होगा वो जुडिशरी के पास होगा। और ये भी मैंशनड है कि ये मतलब जुडिशल रिव्यू किसके अगेंस्ट होगा, मतलब कब किसी लॉ को हम कहेंगे कि ये हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, मतलब कब ये कोई लॉ जो है हमारे फंडामेंटल राइट को कंट्रवीन कर रहा है। तो इसमें बेसिकली दिया है कि लॉ की डेफिनेशन क्या हो गया, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया या फिर जो लॉ आया है वो है क्या, बेसिकली वो लॉ की डेफिनेशन क्या है। तो ये दे रखा है, लॉ की डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल 13 के अंदर। तो वो कहता है कि कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है, स्टेट असेंबली ने पास किया है, या कोई भी नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट देती है या लोकल बॉडीज़ देती हैं, कोई भी आपका इसके अलावा कोई भी जो रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर चाहे पार्लियामेंट, तो क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स ले सकती है? तो हाँ, ले सकती है। जैसा कि हमने देखा कि जब 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ था, तब भी गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। तो ऐसे तो सरकार सब कुछ सारे राइट्स ले लेगी अगर चाहे तो नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर सकते हो, ले सकते हो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पर कंडीशन ये है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको डिटेल में, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 13 में बताया गया कि वो क्या लॉ की डेफिनेशन क्या है जो
हम इसके लिए जुडिशल रिव्यू के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये पावर जुडिशल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है, लोअर कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ से मैं राइट्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारे एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 12-13 तो डेफिनेशन थी स्टेट की और लॉ की। तो अब बढ़ते हैं राइट्स की तरफ। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। आपने पढ़ा होगा कि राइट टू इक्वालिटी 6 या मेरे 7th-8th क्लास की एनसीईआरटी बुक में भी है। तो ये बेसिकली एक राइट नहीं, इसमें 14 से लेके 18 तक अराउंड 4 राइट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो, अब वैसे कहने को तो फंडामेंटल राइट्स 6 ही होते हैं। हाँ, एनसीईआरटी लेवल तक 6 राइट ठीक है। एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो भी आपको 6 राइट के नाम पता है तो ठीक है, आर्टिकल पता है तो ठीक है। फिर जब आप यूपीएससी की तरफ आते हो तो आपके लिए वो राइट्स बढ़ जाते हैं। वो 6 ही नहीं होते, वो एक्चुअली में उससे ज़्यादा है। 6 तो ओवरऑल है, बट उसके अंदर में भी राइट्स है काफ़ी सारे। जैसे राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही 4 और राइट फंडामेंटल राइट्स है आपके। तो आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करो तो वो सारे राइट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, केवल 6 राइट्स का जानना सफिशिएंट नहीं है। तो स्टार्ट करता है राइट टू इक्वालिटी को। और जो आर्टिकल 14 है वो से डील करता है राइट टू इक्वालिटी से। तो इसके 2 कॉन्सेप्ट है। पहले एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसमें इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कि लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं। अब चाहे कोई स्ट्रीट बेगर हो जो भीख मांगता है स्ट्रीट पे, या कोई प्रेसिडेंट हो, लॉ सबके लिए सेम है। वो इसका मतलब ये है। और सेकंड कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सिमिलर सर्कमस्टांस में सिमिलर लॉ अप्लाई होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सपोज़ अब जैसे हमारे लॉज काफ़ी सारे देखे होंगे कि जैसे वुमेंस को काफ़ी फेवर करते हैं। जैसे काफ़ी सारे लॉ है कि वुमेंस को या जुवेनाइल को थोड़ा छूट दिया गया है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। जैसे अगर जुवेनाइल कोई क्राइम करता है तो उसे सज़ा नहीं दी जाती, उसे रिफॉर्म सेंटर भेजा जाता है, जबकि एडल्ट को क्राइम करता है उसे जेल भेजा जाता है। तो ये तो वॉल्यूशन हुआ राइट टू इक्वालिटी का। नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कवर होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब अब जुवेनाइल जितने भी है वो सारे के सारे एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनके लिए जो लॉ होगा वो एडल्ट से अलग हो सकता है। पर हाँ, 2 जुवेनाइल के बीच में आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक जुवेनाइल को आप जेल भेज रहे हो, एक जुवेनाइल को रिफॉर्म सेंटर भेज रहे हो। सारे जुवेनाइल्स के लिए रूल सेम होगा, सारे मेल्स के लिए रूल सेम होगा, सारे फीमेल्स के लिए रूल सेम होगा। मतलब ये बात करता है कैटेगराइजेशन पे कि आप कैटेगराइजेशन करके आप लॉ को चेंज कर सकते हो। ये वैलिड है, वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ जाओगे राइट टू इक्वालिटी में जो 2 कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या मतलब है, ठीक है। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि जो रूल ऑफ लॉ हम कहते हैं, वो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 में ही मेंशन्ड है। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी, और मतलब उसके पास आर्बिट्री पावर्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के जेल डाल दिया, या मतलब अब रूल का मतलब ये भी हुआ ना कि गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि हम जिसको चाहे उसको अंदर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा रूल भी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। मतलब ये एक लिमिटेशन इम्पोज करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट को मतलब निरंकुश शासन नहीं चलाना है, ठीक है। उसको लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी देखना है, सब कुछ देखते हुए शासन चलाना है। तो ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। इस चीज़ को ध्यान रखना आपकी जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये कौन सा आर्टिकल में मैंशनड है, ये आर्टिकल 14 में मैंशनड है, ठीक है। वहाँ से आता है ये कॉन्सेप्ट। अब बात करें कि ठीक है राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ लिया, सब इक्वल है, पर क्या असल में सब इक्वल है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर। से प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट एक काफ़ी हाई पोस्ट एब्सोल्यूट पोस्ट है, तो प्रेसिडेंट को कुछ छूट मिली हुई है कि जैसे आप उनको सिटिंग टाइम में उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेम जो बेनिफिट्स है, सेम जो एक्सेप्शन है वो गवर्नर के लिए भी, गवर्नर को भी सिटिंग टाइम में अरेस्ट नहीं कर सकते आप। उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए नोटिस देना पड़ेगा 40 डेज़ का सॉरी। तो ये कुछ एक्सेप्शन दी हुई है बेनिफिट और प्रेसिडेंट और गवर्नर को। इस तरह जैसे हमारे जो MPs होते हैं या MLAs होते हैं, वो भी अगर हाउस में कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ कोई मतलब कार्रवाई उसके पर नहीं हो सकती है। तो ये भी उन्हें फ्रीडम मिली हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट में काफ़ी पार्लियामेंट में काफ़ी सांसद या वो हंगामा भी करते हैं, तो उसके खिलाफ जो पावर, जो उन्हें पनिश करने की पावर है, वो केवल स्पीकर के पास है। जुडिशरी या कोई बाहर पुलिस या कोई बाहर की एजेंसी है उन पर कोई एक्ट नहीं कर सकती। ये उन्हें भी एक ये फ्रीडम मिली हुई है। उसके बाद जो डिप्लोमेट्स होते हैं बाहर के कंट्री का आते हैं हमारे, या एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं दूसरे कंट्री के, उन्हें भी कुछ छूट दी गई है कि उन्हें भी बिल्कुल मतलब काफ़ी जगह जैसे होता है कि अगर बाहर के डिप्लोमेट्स यहाँ पर इंडिया के किसी क्राइम में फंस जाते हैं तो जनरली उन्हें वापस भेज दिया जाता है, ना कि उन्हें जेल में डाला जाता है। डिपेंड करता है किस तरह का क्राइम उन्होंने किया है, तो उन्हें भी कुछ छूट है। इसके अलावा जो यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स आते हैं उन्हें भी कुछ छूट दी गई है। अब ऐसा इसलिए दिया गया ताकि वो फ्रीली काम कर सके, वो डरे ना हमारी कंट्री में आकर, और हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है, हमारे जो फ्रेंड्स, हमारी जो दूसरे कंट्रीज का फ्रेंडशिप है वो अच्छी बनी रहे। ऐसा इसलिए उन्हें थोड़ी इम्यूनिटी दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या कहता है? ये कहता है, ये डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स
एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये ध्यान रखना, इसमें 5 टर्म है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इन 5 बेसिस पे आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि भाई कि यहाँ पे हर जगह मतलब वुमेन को रिजर्वेशन है, बहुत सारे स्टेट्स में, बिहार में है, यूपी में है, उसके बाद आप देखोगे कि SC ST को रिजर्वेशन है, तो ये तो इसका वॉल्यूशन हो गया। तो नहीं, इसमें एक्सेप्शंस है। फर्दर आर्टिकल 15 में जो होगा 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3 ऐसे मैंशन है, उसमें एक्सेप्शन दी गई है। तो आपको सारे 15 क्लॉज 1 ऐसे नहीं पढ़ना, आपको ध्यान रखना कि एक्सेप्शन में है कि गवर्नमेंट चाहे तो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। जैसे वुमेन के लिए रिजर्वेशन दे दिया, ये स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, जैसे OBC वगैरह है, उनके लिए भी गवर्नमेंट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। सेम शेड्यूल कास्ट के लिए और सेम अब EWS के लिए भी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये इंक्लूड डाल दिया है कि EWS के लिए भी हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, जैसा कि है अब 10% रिजर्वेशन मिलता है EWS को भी, ठीक है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के में हुआ था EWS को 10% रिजर्वेशन, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। अब बात करें आर्टिकल 16 की, तो क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितनी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जितने मतलब जैसे हम कहते हैं सरकारी नौकरियाँ, तो सरकारी नौकरियाँ में सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए फाइट करने का। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट से हूँ तो मेरे को फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, या ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, सबको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, अब कुछ इसमें भी ब्लैंकेट नहीं होता। अब आपने देखा होगा कई स्टेट्स में होता है कि वो कह रहे थे कि इसी स्टेट्स के आएंगे, तो मैं बताता हूँ उसका, मेरे थोड़ी एक्सेप्शंस है। अब पार्लियामेंट चाहे तो कह सकते हैं कि भाई स्टेट में इस नौकरी के लिए वहाँ का रेजिडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये सिस्टम अभी केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही है कि वहाँ पे भी ग्रुप C और D की नौकरी के लिए शायद वहाँ के स्टेट के लोग ही होने चाहिए। ये हाँ, ये ध्यान रखना, ये ग्रुप A की नौकरी के लिए नहीं है, ये लोअर जो क्लास के होते हैं, मेनली C और D या कहीं के भी B में भी होती है, तो वहाँ के लिए ये प्रोविज़न पार्लियामेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं, ये पावर के पार्लियामेंट के पास है, ये ध्यान रखना, ये पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होती है। इसके बाद बात करें, अब स्टेट के पास कुछ पावर है, तो हाँ, स्टेट के पास भी पावर है कि वो किसी बैकवर्ड क्लास जो एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं है गवर्नमेंट सर्विस में, उन्हें कुछ रिजर्वेशन दे सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ बिहार में, तो बिहार में जो है OBC, उनके अंदर सब कैटेगराइजेशन कर रखी है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है ऐसे करके, तो उनको जो है OBC के अंदर में ही रिजर्वेशन दिया गया कि जो सपोज कितना है तो मुझे नहीं पता, उसके अंदर कुछ फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होंगे जो EBC की को ही दी जाएंगी। तो ये पावर स्टेट के पास है। उसके बाद जो कुछ रिलीजियस बॉडीज़ है वहाँ पे भी है, जैसे कोई मंदिर है, तो गवर्नमेंट ये बना सकती है रूल कि भाई गवर्नमेंट का जो मंदिर के जो प्रीस्ट होंगे वो हिंदू रिलीजन के ही होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम जाए वो हिंदू टेम्पल का प्रीस्ट बन जाए, या किसी मुस्लिम मॉस्क का हिंदू कोई इंसान जाके वहाँ पे वो प्रीस्ट बन जाए, तो ये भी गवर्नमेंट रूल बना सकती है इसके लिए। ये तीनों एक्सेप्शंस है। उसके अलावा आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि स्टेट्स ने लॉ बना दिया कि भाई वहाँ के लोगों को ही नौकरी मिलेंगी, तो ये बेसिकली ये पावर स्टेट के पास नहीं है। स्टेट डायरेक्टली नहीं करती है, स्टेट इनडायरेक्टली करती है। कैसे? ये स्टेट कंडीशन लगा देगी कि भाई आपको अगर हमारे स्टेट में जॉब चाहिए तो आपको 10th क्लास में आपके पास, हमारे जैसे मान लो उड़ीसा है, तो उड़ीसा वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ नौकरी करनी है आपको गवर्नमेंट जॉब में, तो 10th में आपने उड़िया पढ़ी होनी चाहिए। ऐसा असम वाले बोल रहे हैं SMEs पढ़ी होनी चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट ये यूज़ करते हैं, इसका इनडायरेक्ट कोई कंडीशन लगा देते हैं। तो ये भी एक तरह का रिजर्वेशन ही है, बट रियल में ये रिजर्वेशन नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट तरीका है मतलब अपने लोगों को नौकरी देने का। तो ये मतलब वैसे ठीक भी है, क्योंकि ज़रूरी है कि आप अगर स्टेट में नौकरी करें तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो ये ठीक भी है। अब इस पे आपके व्यूज़ डिफ़र कर सकते हैं, मेरे व्यू डिफ़र कर सकते हैं, ये कहाँ तक ठीक है। अब ये आप अपना कमेंट में मेंशन करना कि आपको लगता है कि ये ठीक है गलत है, पर हाँ रिस्पेक्टिवली करना, कोई किसी को गाली वाली मत देना, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो आर्टिकल 17 में वो क्या कहता है, वो डील करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। अब अनटचेबिलिटी क्या है, अब तो शायद ही कि अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, पर पहले के टाइम में अनटचेबिलिटी थी। जो शेड्यूल कास्ट लोग थे, उन्हें जहाँ पे हाई कास्ट के लोग रहते थे वहाँ पे उन्हें आने का भी अलाउड नहीं था। जैसे अगर जिस हैंडपम्प से जो अपर क्लास के लोग पानी पीते हैं, वहाँ से लोअर क्लास के लोग पानी नहीं पी सकते, उनके सामने ढंग से बैठ नहीं सकते, ठीक है। ऐसे काफ़ी एट्रोसिटीज़ होती थी पहले लोअर कास्ट के ऊपर। तो मतलब उन्हें लोग छूने से, उन्हें लगता था कि अगर लोअर कास्ट को अपर कास्ट ने छू लिया तो वो मतलब इम्प्योर हो जाएंगे अपर कास्ट वाले, इसलिए उन्हें छूते भी नहीं थे। तो ये था अनटचेबिलिटी। मतलब टच का मतलब टच करना, मतलब अनटचेबिलिटी मतलब छूना नहीं है। तो इसको जो ये प्रथा थी, जो सिस्टम था, इसको ख़त्म करने के लिए ही ये लाएगा, आर्टिकल 17 के अंदर इंक्लूड करेगा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अब ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ लेकर आई, पार्लियामेंट सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है।
तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने बता रखे हैं कि भाई अगर कोई ऐसा अनटिपिकल प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ क्या पनिशमेंट देंगे हम, और ठीक है, ये सब मेंशन है इस आर्टिकल। तो यार रखना कि आर्टिकल 17 डील करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से, और इस आर्टिकल से इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसका नाम है सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। अब बताया नेक्स्ट साइड की तरफ, ये है आर्टिकल 18। अब ये क्या कहते हैं, ये कहता है, ये डील करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल। इसका क्या मतलब है, अब अंग्रेज़ों के टाइम में, अंग्रेज़ों ने अपने टाइम में जो हमारे नॉबल्स थे, लॉर्ड्स, राजा वगैरह थे, उन्हें टाइटल दे रखा था कि राय बहादुर साहब है या राय साहब है, मतलब इस टाइप के टाइटल्स दे रखे थे उन्हें खुश करने के लिए बेसिकली, ताकि वो आराम से अपना बिजनेस कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के ये टाइटल होते हैं, ये हेरिडेटरी टाइटल्स हैं, मतलब पहले अगर कोई पिता था पहले राय बहादुर, उनका बेटा फिर राय बहादुर बनेगा, इस टाइप के। ये कोई नवाब, तो नवाब हेरिडेटरी था। तो ये आर्टिकल 18 इस चीज़ का अबॉलिश करता है। वो कहता है कि आप कोई टाइटल इस टाइप का नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप कोई बंदा एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा है तो उसे गवर्नमेंट ने कोई टाइटल दे रखा है तो वो ले सकता है। जैसे कोई मिलिट्री में किसने काफ़ी अच्छा काम किया है तो परमवीर चक्र मिला हुआ, अशोक चक्र या वीर सेवा मेडल, इस टाइप के, तो वो टाइटल्स एक्सेप्टेड हैं, वो इसमें कवर नहीं होंगे। पर ऐसे जो हेरिडेटरी टाइटल्स मिलते हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगे। इसके अंदर ये भी मेंशन है कि अगर कोई इंडियन बंदा है, गवर्नमेंट सर्विस में है, उसे कोई फॉरेन और कोई अवार्ड दे रहे हैं तो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन नहीं पड़ेगी कि मुझे वो कंट्री अवार्ड दे रही है तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। जैसे पीएम को हमें देखा होगा कि जाते हैं अक्सर तो दूसरे कंट्री वाले अवार्ड देते हैं, जैसे यूएस ने लीजन ऑफ मेरिट दिया अपना, सऊदी अरबिया ने भी अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया। तो इवन प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से ऐसे नहीं पड़ती कि मैं ये अवार्ड वहाँ से एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो आप मुझे एक्शन दे दो, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बाहर का बंदा आके इंडिया, बाहर का सपोज कोई दूसरे कंट्री का, अमेरिका कोई बंदा है जो इंडिया में आके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है उसने, तो उसे भी अगर बाहर से किसी कंट्री अवार्ड लेना है तो उसे भी हमारे प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भी आर्टिकल 18 में मैंशनड है, ठीक है। तो आर्टिकल 18 किसी से डील करता है, ये कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको ये सारे आर्टिकल याद करना है। ऐसा नहीं है कि बस राइट टू क्वालिटी आपने याद कर लिया आर्टिकल 14, वो काफ़ी है, वो एसएससी के लिए काफ़ी है। पर जब आप यूपीएससी पाते हो, यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी सिविल सर्विस है, ईपीएफ हो या सीएपीएफ का है या सीडीएस है, सीडीएस में तो सीडीएस भी, हाँ, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को कि क्या है। तो मैं अब आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 1922 तक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। तो ध्यान रखना अपना, बाय, टेक केयर।